नमस्ते, मैं विक्रांत काउंसिल के वीडियो ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो ब्लॉग के ज़रिए हम चर्चा करेंगे कि जो अमेरिका में वैश्विक मंदी की आहट बताई जा रही है, जो बैंकों के डूबने की कहानी बताई जा रही है, एक के बाद एक जिस तरीके से अमेरिका के 3 बड़े बैंक डूबे हैं, उनके उनके ऊपर ताले लगे हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है? आखिर क्या ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से बैंकों के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर इतना बड़ा संकट आ चुका है? और यह चर्चा और महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम बात यूएसए जैसी बड़ी इकोनॉमी की करते हैं, अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था की करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करें? इसकी शुरुआत इस तरीके से की जा सकती है कि सिलिकॉन वैली बैंक, वो पहला बैंक जो अमेरिका में डूबा, जिस पे ताला लगाया गया, जिसे बंद किया गया, वो बैंक है क्या? कैसे काम करता है? यह संकट उसके ऊपर कैसे आया? क्यों इस बैंक के ऊपर तालाबंदी करनी पड़ी? और इस संकट की वजह से बाकी अमेरिका के तमाम बैंकों पर क्या असर पड़ रहा है? तो यह जो खबर है, यह बहुत पहले आने आने लगी थी। हम लगातार मीडिया के जरिए ये जान रहे थे कि अमेरिका का कोई एक बैंक है जो डूबने वाला है, और इस बैंक का नाम सिलिकॉन वैली बैंक है। तो सिलिकॉन वैली बैंक की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि यह बैंक अमेरिका के टेक स्टार्टअप में निवेश करता है। यानी कि वह स्टार्टअप, वह बिजनेस जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपना व्यापार करते हैं, यह उनमें निवेश करता है। और इसके निवेश करने का जो तरीका है वह 2 तरीकों से है। एक तो यह सीधा कंपनी को पैसा दे देता है, और दूसरा तरीका यह है कि यह वेंचर कैपिटल या प्राइवेट इक्विटी के जरिए स्टार्टअप कंपनियों में पैसा लगाता है। मतलब यह पैसा उन कंपनियों को देता है जो या तो वो वेंचर कैपिटल जो ऐसे टेक स्टार्टअप कंपनियों में निवेश करते हैं, या वो प्राइवेट इक्विटी जो ऐसे टेक स्टार्टअप कंपनियों में निवेश करते हैं। और बड़ी टेक स्टार्टअप कंपनियां भी सिलिकॉन वैली बैंक के पास ही अपनी पूंजी जमा करती हैं। तो अब किसी भी सामान्य बैंक का आप अगर हिसाब किताब करेंगे तो आप समझेंगे कि बैंकों के कमाई के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है? पहला तरीका तो ये होता है कि वह जो है लोगों को कर्ज देते हैं और कर्ज पर ब्याज वसूलते हैं। दूसरा ये होता है कि जो पैसा अतिरिक्त इनके पास बच जाता है, जैसे मान लीजिए किसी बैंक में 100 करोड़ रुपए जमा हुए, 80 करोड़ रुपए कर्ज के रूप में लोगों को दे दिए गए, तो जो 20 करोड़ रुपए का अमाउंट बचता है, बैंक उस पैसे को बाजार में निवेश करते हैं। सिलिकॉन वैली क्या करता है? पहला काम तो सामान्य बैंकों की तरह करता है, स्टार्टअप कंपनियों को लोन देता है, उस पर ब्याज वसूलता है। दूसरा काम ये क्या करता है? अपने बड़े हिस्से को, जो पैसा इसके पास बच जाता है, वह इसको बॉन्ड मार्केट में जमा करता है। अब बॉन्ड मार्केट के बारे में हम अभी आगे जानेंगे कि यह क्या है और किस तरीके से काम करता है। तो जब अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक पर यह संकट चालू हुआ, तो यह संकट सिर्फ सिलिकॉन वैली का संकट नहीं रह गया। यह संकट जैसे जैसे आगे बढ़ा, हमें सिग्नेचर बैंक जो एक बहुत बड़ा बैंक है अमेरिका का, उसमें संकट की बात सुनाई दी। उस पर वहाँ के फेडरल रिजर्व बैंक ने तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी। और सबसे महत्वपूर्ण खबर तो यह निकल कर आई कि क्रेडिट स्विस, वह बैंक जो दुनिया के 2 विश्व युद्धों के बीच में बचा रहा, उस बैंक की स्थिति यह आ गई कि उसने स्विस नेशनल बैंक से $54 बिलियन रुपए मांगे हैं ताकि वह अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन कर सके। और यह खबर बताता है कि यह बैंकिंग संकट कितना बड़ा हो रहा है, और इस बैंकिंग संकट की जद में अभी बहुत से बैंक आने वाले हैं, बहुत सी अर्थव्यवस्थाएं आने वाली हैं। तो यह संकट आया कैसे? मैंने आपको बताया कि सिलिकॉन वैली बैंक से यह संकट शुरू हुआ था। सिलिकॉन वैली बैंक क्या करता था? वह स्टार्टअप कंपनियों को पैसा देता था, और स्टार्टअप कंपनियों को पैसा देने के बाद जो उसके पास पैसा बच जाता था वो बॉन्ड मार्केट में लगाता था। अब आप अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था देखेंगे तो एक तथ्य महसूस करेंगे कि जो टेक कंपनियां हैं उनमें वैश्विक मंदी चल रही है। गूगल ने लोगों को अपनी नौकरियों से निकाल दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने जो है कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, इन्फोसिस ने निकाल दिया, विप्रो ने निकाल दिया, टीसीएस ने निकाल दिया। अब इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि यह बात साबित हो गई कि वैश्विक स्तर पर आईटी क्षेत्र में मंदी आ चुकी है। मंदी आने की वजह से क्या हुआ कि अगर मैं अपना सारा पैसा एक विशेष क्षेत्र में लगाऊंगा और अगर वहीं मंदी आ जाएगी तो मुझे रिटर्न नहीं मिलेगा। मैंने अगर लोगों को कर्ज दिया है तो वो कर्ज वापस नहीं कर पाएंगे।
सिलिकॉन वैली बैंक के सामने पहला संकट यही आ गया कि जिन टेक कंपनियों में उसने निवेश किया था, वैश्विक आईटी मंदी की वजह से वह कंपनियां उसे पैसा वापस नहीं दे पा रही हैं और उससे जो लाभ पहले मिल जाता था वो उसे लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरा संकट क्या हुआ कि यूएसए की अर्थव्यवस्था है उसमें महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है और महंगाई का आलम यह है कि जो 2020 में यूएसए की महंगाई औसतन 2% हुआ करती थी वह आज बढ़कर 6.5% हो चुकी है। और किसी भी अर्थव्यवस्था में वहां के केंद्रीय बैंक की यह नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह महंगाई को नियंत्रण में रखे। वह इसके लिए क्या करता है, वह इसके लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर देता है और इसके साथ साथ एक और काम करता है कि वह बॉन्ड मार्केट के जरिए भी महंगाई को नियंत्रण करता है। महंगाई नियंत्रण करने का बड़ा सामान्य सा तरीका है कि मनी सप्लाई को कम कर दीजिए, महंगाई अपने आप नियंत्रण हो जाएगी। अब यूएसए की इस अर्थव्यवस्था में फेडरल रिजर्व बैंक के कुछ नियमों की वजह से भी सिलिकॉन वैली बैंक जैसे बैंकों के सामने समस्याएं खड़ी होंगी। अब फेडरल रिजर्व बैंक चाहता है कि वह अर्थव्यवस्था में महंगाई रोक दे और महंगाई रोकने के लिए उसे ओपन मार्केट के जरिए अपने बॉन्ड को बेचना होगा। बॉन्ड बेचने से क्या होता है, सबसे पहले बॉन्ड होता क्या? बॉन्ड एक पेपर है, एक पेपर जिसके जरिए आप निवेश के लिए रकम जुटाते हैं। वह कंपनियों के अगर परिप्रेक्ष्य से आप देखेंगे तो सरकारों को भी पैसों की जरूरत होती है, वो भी आम जनता से इन्हीं बॉन्ड के जरिए पैसा जमा करती है। अब बॉन्ड जो है उनकी एक और जो विशेष बात होती है जिस पे मैं चाहूंगा कि आप जानें कि बॉन्ड कभी भी अपने मूल्य से कम पर बेचे जाते हैं। मान लीजिए कि 100 रुपए का बॉन्ड है और सरकार उसे आरबीआई के जरिए बेचना चाहती है, पैसे जुटाना चाहती है, तो वो उसे 90 रुपए में आरबीआई देगा। आप पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं और जब उसकी मेच्योरिटी होगी, मान लीजिए 2 साल बाद उसको मेच्योर होना था, जब उसके भुगतान का समय आएगा तो आपको 100 रुपए दिए जाएंगे। तो आपने बॉन्ड 100 रुपए का 90 रुपए पे खरीदा, आपको मिलेंगे 100 रुपए और यही जो 10 रुपए का अंतर है यही बॉन्ड पे लाभ होता है। और यह 2 तरीके के होते हैं, एक गवर्नमेंट बॉन्ड होता है जो सरकार और आरबीआई जारी करती है, एक प्राइवेट कारपोरेट बॉन्ड होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी जरूरतों के लिए बाजार में जारी करती हैं। और बॉन्ड का भी अपना एक बाजार होता है, यह बाजार भी शेयर बाजार की तरह है, वहां भी बॉन्ड के जो है दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं यूएसए की, तो यूएसए का केंद्रीय बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक। अब उसने तय किया कि हम मनी सप्लाई रोकने के लिए बाजार में बॉन्ड जारी करेंगे ताकि लोग बॉन्ड खरीदें, पैसा हमारे पास आए, मनी सप्लाई घट जाए। और जब सरकार बॉन्ड जारी करती है, जब फेडरल रिजर्व बैंक बॉन्ड जारी करेगा, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बॉन्ड जारी करेगा, तो सबसे अच्छी बात यह होती है कि बहुत विश्वसनीय होता है। जनता को लगता है कि ये तो कभी डिफॉल्ट नहीं करेंगे और अगर 10% हमको अगर रिटर्न मिल रहा है, 100 रुपए का बॉन्ड 90 रुपए में खरीद के 2 साल बाद हमें 100 रुपया फिर वापस मिल रहा है, तो इससे बढ़िया निवेश क्या हो सकता है। तो जनता भी इस पे पैसा लगाती है, जनता का पैसा खर्च होता है, आरबीआई जो है जनता के पैसे को अपने पास मंगा लेती है और इस तरीके से मनी सप्लाई रुक जाता है, इन्फ्लेशन धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में कम होने लगता है। फेडरल रिजर्व बैंक ने भी यही नीति अपनाई। लेकिन अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जब सरकारी बॉन्ड बाजार में जारी किए जाते हैं तो इसका असर ये होता है कि एक तो ये विश्वसनीय होते हैं, अच्छे रेट पर लाए जाते हैं और जब अच्छे रेट पर बॉन्ड बाजार में नए बॉन्ड जारी किए जाते हैं तो पुराने बॉन्ड पर इसका असर पड़ता है। जनता जब ये देखेगी कि इस बॉन्ड पे मुझे 15 रुपए का पर बॉन्ड प्रॉफिट हो रहा है तो वह स्वाभाविक रूप से 10 रुपए वाले बॉन्ड को बेचकर यहां आना चाहेगी। अब कारपोरेट बॉन्ड, जो पूरा बॉन्ड मार्केट है, जहां गवर्नमेंट बॉन्ड भी है, कारपोरेट बॉन्ड भी है, मार्केट में क्या होता है कि इस नए बॉन्ड के आने की वजह से जिसपे हमें ज्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है, जनता, निवेशक जो होते हैं वह उस पुराने बॉन्ड से निकलकर इस नए बॉन्ड की तरफ आने लगते हैं। और जब किसी भी बॉन्ड की डिमांड मार्केट में घटती है तो जैसे शेयर बाजार में होता है वैसे ही बॉन्ड बाजार में होता है, उसकी वैल्यू गिरने लगती है और एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सिलिकॉन वैली बैंक के साथ ठीक यही हुआ है। आरबीआई फेडरल रिजर्व बैंक ने, यूएसए का जो केंद्रीय बैंक है, उसने पिछले 3 वर्षों में ब्याज दर 1% से बढ़ाकर 4.5% तक कर दिया है और इसकी वजह से वहां के बॉन्ड मार्केट में गिरावट आ गई। अब लेकिन बॉन्ड मार्केट में गिरावट आने से सिलिकॉन वैली का क्या मतलब है? मतलब ये है कि सिलिकॉन वैली बैंक ने
अपने बचे हुए जो उसका बचा हुआ पैसा था उसका निवेश बॉन्ड मार्केट में कर रखा है। और ये छोटा मोटा निवेश नहीं है, 91.3 बिलियन डॉलर का निवेश है। और इस निवेश पर असर पड़ा है, और इस निवेश पर असर पड़ने की वजह से इस बॉन्ड की वैल्यू घटी है। सिलिकॉन वैली बैंक का निवेश घटा है, उसका रिटर्न घटा है। और जैसे ही ये खबर बाजार में आई, लोगों के बीच में यह एक नकारात्मक परसेप्शन बना है, एक नकारात्मक भावना बन गई कि सिलिकॉन वैली बैंक डूबने वाला है। और लोग तेजी से बैंकों की तरफ गए और उन्होंने कहा कि हमें अपना पैसा निकालना है। और एक दिन में 42 बिलियन डॉलर रुपए इस बैंक से निकाल लिए गए। और इसे ही अर्थव्यवस्था में बैंक रन कहते हैं, जब एक बहुत बड़ी जमाकर्ताओं की संख्या बैंक के सामने खड़ी हो जाती है कि मुझे मेरा पैसा वापस दो, तो इसे ही हम बैंक रन कहते हैं कि लोग बैंक छोड़कर भाग रहे हैं। और सिलिकॉन वैली बैंक पर यह संकट आ गिरा पड़ा। अब इस सिलिकॉन वैली बैंक पर संकट आने की वजह से सिग्नेचर बैंक, क्रेडिट स्विस के बारे में मैंने आपको बताया, और भी तमाम बड़े बैंक इसकी जद में शामिल हो रहे हैं। क्योंकि बॉन्ड बाजार में सभी बैंकों का निवेश है, और बॉन्ड बाजार का नीचे जाना इन बैंकों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। दूसरी बात यह है कि वैश्विक मंदी सच में वास्तविक है, और वास्तविक इस तरीके से है कि बड़ी कंपनियां भी अब इसकी जद में आ रही हैं। बाजार में मांग नहीं है, मांग न होने की वजह से उनका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, पहले के जैसे वह लाभ नहीं कमा पा रहे हैं, और इसलिए बैंकों को वह अपनी कर्ज अदायगी भी नहीं कर पा रहे हैं, और बैंकों के पास बहुत ज़्यादा पूंजी भी जमा नहीं हो पा रही। अब जब ये पूरा संकट आया तो इस संकट से जुड़े दो सवाल बहुत कॉमन सवाल बनते जा रहे हैं। और वह दो सवाल ये हैं कि क्या यह संकट 2008 के वैश्विक संकट की तरह है, जब लेमन ब्रदर जैसा बड़ा बैंक डूबा था और पूरी दुनिया एक बड़े वैश्विक मंदी की तरफ बढ़ गई थी। दूसरा सवाल जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में है कि क्या भारत भी इसकी जद में आ जाएगा। ये दोनों सवाल बहुत विस्तार से बताए जाने चाहिए, इस पर एक लंबी चर्चा होनी चाहिए। और हम चाहेंगे कि काउंसिल के वीडियो ब्लॉग के जरिए जब हम अगली बार आपके सामने पेश होंगे तो हम इन दोनों सवालों का जवाब आपको देंगे। ये बताएंगे कि सन 2008 में कैसे इतनी बड़ी वैश्विक मंदी आ गई थी, और भारत वर्तमान बैंकिंग संकट में क्या फंस जाएगा, क्या इसके भी बैंक फंसेंगे, और भारत की अर्थव्यवस्था पर इस संकट का क्या असर पड़ने वाला है। तो नमस्कार, हम विदा लेते हैं। काउंसिल के वीडियो ब्लॉग को आप देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय लोक।